मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अभी जो बातचीत मैं कर रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वैसे तो आप लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में शायद कुछ खबर मिल रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार भारत को जब आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है तो सिर्फ इतना भर नहीं है कि गाड़ी बना लो, मोबाइल बना लो, सड़क बना लो, इतना भर नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का मसला है। अब अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ट्रंप और ईरान दोनों ने रोक रखा है, उसने दुनिया को बताया कि ये जो समुद्री मार्ग हैं, मैरीटाइम रूट्स हैं, इनका कितना महत्व है। और सच बात यह है कि मैरीटाइम रूट्स पर, पोर्ट्स पर, शिपिंग पर वो दुनिया के बड़े देशों का कब्जा है। मतलब ये आपको अनुमान पता नहीं है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया भर में जो जहाज चलते हैं उसमें भारत का पता नहीं कुछ कितने % है हिस्सेदारी, लेकिन जो उस पर नाविक होते हैं उसमें हम ही हैं। ये ठीक वैसी ही स्थिति होती है जैसे दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां वो अमेरिकन हैं और उसमें काम करने वाले CEO, वो सब सॉफ्टवेयर बनाने वाले वो भारतीय हैं। तो हमारे नाविक फंसे हुए हैं वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हमारे नाविक फंसे हुए हैं। जहाज किसका है पता नहीं किस देश को जा रहा है। जहाज है किसका, हो सकता है चीन का हो, अमेरिका का हो, किसी और का हो। तो शिपिंग में भी हमारा बहुत कुछ नहीं है, हम उस तरह से नहीं कर पाए। हम अपना पोर्ट वाला मामला, समुद्र वाला मामला, मैरीटाइम रूट्स नहीं कर पाए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो बहुत कुछ सामने आया, लोगों को समझ में आया कि समुद्री रास्तों का कितना महत्व है। फिर ध्यान में आया कि भारत का जब नक्शा दिखता है तो वो तो मतलब पूरा का पूरा नीचे आप जाइए तो पूरा समुद्री ही है। मतलब वो एकदम से जो दिखता है भारत का नक्शा, वो तो ऊपर पहाड़ है, नीचे पूरा समुद्र है। तो एक तरह से हमारे पास तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फिर हम उसको क्यों नहीं डेवलप कर पाए। अब मैंने ये देखा, और ये मैं रिपोर्ट्स चूंकि पढ़ता रहता हूँ अलग अलग, तो एक रिपोर्ट मुझे दिखी और ये जो है ये इकोनॉमिक टाइम्स पर मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट दिखी है मुझे। उसका ये एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखिए। ये जो है, ये अगर आप देख पा रहे हैं भारत का नक्शा आप देखिए, और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़रूरत है इसकी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा। अब इसमें सबसे ऊपर देखिए वो दानिश स्ट्रेट दिख रहा है, सबसे ऊपर जो है वो, और उसके नीचे देखेंगे तो डार्डनलेस है, फिर सुएज कैनाल है, सुएज नहर, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये, उसके नीचे सुंडा स्ट्रेट है, और उसके बगल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आप देखेंगे तो भारत की दूरी वो दिखती है। नीचे लॉम्बॉक स्ट्रेट है, बाबेल मंदाब तो दूसरी तरफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूसरा जो रास्ता जाता है, अलग अलग पनामा कैनाल है, ये सब है। तो ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे दिखा, तो इसलिए उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि ये एक मैप दिखाना जरूरी था आपको। अब आप जरा सोचिए, भारत सरकार ने जो हमारा निकोबार आइलैंड था उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का बहुत लाभ नहीं उठाया। अब भारत सरकार ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इसको आगे बढ़ा रही है, और जो इसको देखा कैसे जा रहा है, दुनिया कैसे देख रही, दुनिया ऐसे इसको देख रही है कि भारत का ये नया आर्थिक और रक्षा गलियारा कह लीजिए, चेक पोस्ट कह लीजिए, आउटपोस्ट कह लीजिए, लेकिन ये चीन की एनर्जी सिक्योरिटी को भी एक चेक बैलेंस रखेगा। अभी मैंने आपको ये मैप इसीलिए दिखाया जिससे समझ में आए, और आप देख ही रहे हैं कि दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको दिखा इधर सुएज नहर में एक बार वो जहाज फंस गया था तो कितनी मुश्किल हुई थी। हाउती कभी भी जहाज़ों पर हमला कर देते हैं, सोमाली पायरेट हमला कर देते हैं, कोविड आया तो उसका ग्लोबल शिपिंग पर बहुत इसका असर पड़ा। अब समुद्री जो मार्ग है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब चीन को पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, दरअसल मलक्का स्ट्रेट ये जो इंडियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में सबसे छोटा रूट है, और ये यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में हैं, मूल रूप से चीन से जो निकलते हैं ये जाते हैं यूरोप के लिए और पश्चिम एशिया के लिए। इसके साथ ही क्रूड ऑयल और गैस ऑयल, इसका भी ये रास्ता होता है, इसी रास्ते से जाता है। चीन की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 75 से 80% इसी रास्ते से जाता है। ये मलक्का स्ट्रेट है, इसको समझिए।
और इसमें एक लाइन में पढ़ रहा हूं इस रिपोर्ट में मैं, चाइना हैज लॉन्ग कंसीडर्ड द मलक्का स्टेट ए मेजर वरी फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी. China has tried to use the more southern Lombok and Sunda states to bypass the Malacca state, but these deviations add 1800 km and 3000 km respectively to the journey. यानी अगर मलक्का स्टेट की बजाय सुंडा और लॉम्बॉक की तरफ से जाए तो 3000 और 1800 किलोमीटर दूरी बढ़ जाती है, और जाहिर है फिर वो कॉस्ट बढ़ेगी, डिपेंडेंस बढ़ेगी, बहुत सी चीजें वो मुश्किल होगी. अब भारत क्या कर रहा है? भारत एक ग्रोइंग मैरीटाइम पावर बन रहा है, यानी समुद्री मार्ग पर उसकी ताकत बढ़ रही है और बड़ी तेजी से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहा है. कई बार यह भी लगता है ना कि शायद इसीलिए वो अडानी पर हमला होता है, क्योंकि पोर्ट में अडानी का बड़ा काम है. अब आप समझिए इसको, जब हम देखते हैं 1,00,000 करोड़ का, इसमें जो मोटा मोटा आ रहा है, द अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो दिया है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट का 1,00,000 करोड़. भारत सरकार का जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, उस सागरमाला इनिशिएटिव के जरिए 845 मैरीटाइम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी कहीं बंदरगाह होगा, कहीं उससे जुड़ा होगा, कहीं कुछ है, ये चल रहा है. यानी 1,57,000 करोड़ का ये काम कंप्लीट हो चुका है जो सागरमाला के तहत है. अब आपको लग रहा होगा चुनावी दौर में मैं क्यों बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, अंत में आपको समझ में आएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है. अब एक तरह से अगर देखें तो भारत के लिए इकोनॉमिकली और मिलिट्री दोनों तरह से बड़ा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिकली और मिलिट्री. अब जरा देखिए, ये मोटा मोटा जो शिपिंग लेन स्टेट ऑफ मलक्का से गुजरती है, उससे मात्र 40 नॉटिकल माइल, यानी समुद्र में दूरी नॉटिकल माइल से देखते हैं, और अगर किलोमीटर में जोड़ेंगे तो 74 किलोमीटर. दुनिया का बिजिएस्ट ये वाटरवे है, बिजिएस्ट. आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व देख रहे हैं, उसको कैसे वेपनाइज कर दिया ईरान ने, ये है. और इसको अगर यूं देखें तो इसमें जो मतलब मैं पढ़ रहा था, तो उसको आपको 2 की इंटरनेशनल वाटरवेज स्ट्रेडल द निकोबार आर्शिप लगो. द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स दिस आइलैंड ग्रुप फ्रॉम द अंडमान टू द नॉर्थ, and 80 kilometer wide 6 degree channel separates it from Sumatra in Indonesia to south. इसका महत्व कितना बड़ा है. अब अंडमान निकोबार आइलैंड में INS कोहासा, INS उत्कर्ष, श्री विजयपुरम, ये सब है. कार निकोबार, ये दोनों जगह हमारी तैनाती है और हमने वो सब कर रखा है. अब सरकार क्या कर रही है? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल. अब भारत की भी बहुत निर्भरता है ICTT के मामले में, लेकिन यहां पर सरकार ये बनाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का? तो एक बनेगा यहां एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा. उसके साथ इसी आइलैंड पर बनेगी एक टाउनशिप, और ये ट्रांसशिप टर्मिनल होगा. ये बल्क कैरियर शिप्स को वो जो है कैरियर शिप्स को वो एक तरह से कहीं स्टोर करेगा, फिर उनको ट्रांसफर करेगा, ऑनवर्ड जो आगे रास्ता जाएगा उसके लिए तैयार करेगा. ये हो गया तो हमारी जो डिपेंडेंसी कोलंबो पर है, दुबई पर है, सिंगापुर पर है, वो घट जाएगी. हमारी निर्भरता अभी कोलंबो, सिंगापुर और दुबई, उन पर बहुत ज्यादा है. अब ये अगर घटेगी तो क्या होगा? जैसे हम लोग कई बार कहते हैं रुपया क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा है, तो सब कहते हैं अरे मोदी जी तो कहते थे, अब तो कुछ नहीं हो रहा. ये लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं. काश हमारी सरकारों ने इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर पहले काम किया होता तो और बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ. तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो एनुअली डॉलर्स में जाता है, मिलियन डॉलर्स में जाता है, वो बचेगा. अब हमें अगर मिलियन डॉलर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे रुपए देके, तो हमारे रुपए की ताकत यहां भी बढ़ेगी. मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ना कि मैं जब कोई बात करता हूं तो वो अचानक एक उत्तेजना वाली बात नहीं होती, बहुत सोच समझ के, और इसीलिए ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं. अब जरा आप ध्यान से देखिए, जो मैंने कहा ना कि अडानी पे हमला क्यों होता है. 2 पोर्ट हैं अभी भारत के पास है ऐसे, जहां से इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, यानी जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है वो ऑपरेशनल है. कौन सा? कोची है, विंझी में. अब इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या है, कोची और विशाखापत्तनम, अगर इसको मतलब उस तरह से देखें तो दरअसल जो भारत है
उसका ये जो डीप सी पोर्ट है ना, ये डीप सी जो पोर्ट है उसको आप समझिए। ये मैं आपको हाँ, विझिंजम, ये कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है, ये जो कैपिटल सिटी है केरला की। और देखिए यहां कम्युनिस्ट सरकार है। ये पोर्ट भी, ये डीप सी पोर्ट भी किसने बनाया है? अडानी बनाया है। अकेला डीप वाटर हब है, अकेला डीप वाटर हब है। और एक और आपको याद होगा, जब कैबिनेट ने मंजूरी दी थी तो मैंने उस पर अलग से बात की थी। कभी कभी मैं कैबिनेट के निर्णयों पर बात करता हूं। जो वधावन पोर्ट बनना है ये भी एक हब है, और दूसरा ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये दो के दोनों डीप वाटर पोर्ट हैं, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सम ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स इन द वर्ल्ड। तो वधावन पोर्ट जो बनना है और ये जो यहां, तो इन दोनों को अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा। और विझिंजम मैंने आपको बताया ही कि तिरुवनंतपुरम में है। अब सवाल ये है कि ये जो पोर्ट्स बन रहे हैं ये पहले तो नहीं बन पाए। अब ये बनेगा ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट, वो कहां बन रहा है? महाराष्ट्र। ये तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट होगा, ये जो वधावन पोर्ट बन रहा है। अब इन चीजों को जब हम बात करेंगे तो ये टीवी डिबेट में नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ये सब बात शुरू करेंगे, अरे रुपया गिर रहा है, अरे हमारा तेल कहाँ है, हम क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ा पाए, ये सब बात होगी। मैंने आपको बीच में बताया ही था, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी जो पचपदरा बालोतरा में राजस्थान में, जिसमें आग लग गई थी, प्रधानमंत्री को लोकार्पण करना था। बहुत सी चीजें चल रही हैं और इसीलिए ग्रेटर निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर मैं थोड़ा सा लंबी बात कर रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आए। अब ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये भारत का मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है। हम सेमीकंडक्टर मिशन, हम आत्मनिर्भर भारत मिशन, हम पीएलआई स्कीम, हम पोर्ट का सागरमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखते हैं, हम भारत के हर हिस्से को हाईवेज से जोड़ते हुए देखते हैं, हम जो डिजिटली है हम बहुत एडवांस हो जाते हैं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं, हम दुनिया के हर एडवांस प्रैक्टिस अपने यहाँ लेकर आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम काम करते हैं, रेयर अर्थ मिनरल के लिए हमने कॉरिडोर बना दिया है। हम ये सब एक साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सरकार है ये जितने मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है ना, ये अकल्पनीय है, न भूतो न भविष्यति। अब जाहिर है विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष को भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनको क्या है ना, उनको तो अड़ंगा लगाना है। क्योंकि अगर सब शांति से अच्छे से हो गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, फिर तो सब चीजें बहुत तेजी से बदल जाएंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि सिंगापुर में प्रधानमंत्री वहां के आए, एक उन्होंने सब बदल दिया। टाइम लगता है भाई। अब चाइना में तो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट बनाना होता या वहां मतलब जो भी कह ले तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहां तो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष विरोध करने लगेगा, एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो हंगामा करने लगेंगे। अब उसकी बात हम करेंगे, लेकिन पहले यही बता देते हैं। तो ये 2030 का जो द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, ये बहुत साफ साफ है कि ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में भारत का हिस्सा क्या होगा, ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी। अब इसी में ये है कि 450 मेगावाट गैस एंड सोलर पावर प्लांट ये भी आइलैंड पर लगेगा, यानी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। इसको कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब इकोनॉमिकल और मिलिट्री हब बना रहे हैं तो फिर तो ये करना पड़ेगा। अब ये जो अंडमान निकोबार ये जो द्वीप समूह है, यहां से हम पूरा मॉनिटर करेंगे। 82,000 शिप यहां से गुजरती है। अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास थ्रू दिस वाटरवे एनुअली, सालाना, समझिए इसको। और एक तरह से कहें तो ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड ये जो है, इसकी जो लोकेशन है मलक्का स्टेट से 150 किलोमीटर और सिंगापुर से 1250 किलोमीटर। तो हम बड़ी आसानी से इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और वैसे भी जब यहां हम एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट करेंगे, दूसरी चीजें करेंगे, तो सुंडा वो रहेगा 2000 किलोमीटर और लॉम्बॉक स्टेट रहेगा 3000 किलोमीटर। यानी हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसको आप समझिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। अब इस रिपोर्ट को ही मैं पढ़ते हुए, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ऑल्सो इंडियाज गेटवे नॉट ओनली टू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया बट ऑल्सो टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और हमारी
आर्म फोर्सेज अभी भी यहाँ पे उनका एयर बेस है, वो चाइना की जो चीजें हैं उसको मॉनिटर करते रहते हैं। अब भारत सरकार ने इंटरनेशनल न्यू ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बनाने के साथ साथ एक नेवल एनक्लेव बनेगा। 100 एकड़ एलोकेट किया जा रहा है डिफेंस यूज के लिए। अब जाहिर है जब ये सब चीजें आती हैं तो उसके साथ इस तरह की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। ट्राई सर्विस कमांड यहां पर होगा। आइलैंड ग्रुप होस्ट इंडियाज ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार कमांड, ANC, अंडमान एंड निकोबार कमांड, यानी ट्राई सर्विस कमांड यहां पर होगी। यानी इसका मतलब क्या होगा, आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी और एयरफोर्स भी होगी। अब ये तीनों होगी तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम इसको कर पाएंगे। कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस जो है, अच्छा एक चीज और है, हम ये सब काम ये कर रहे हैं, ऑयल, एनर्जी, मिलिट्री, इकोनॉमिक रूट, वो सब, उसके अलावा जो ड्रग स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल फिशिंग होती है, इस पर भी ये रहेगा। अब इतना डिटेल में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि विपक्ष अब इसका विरोध जमकर करेगा ही करेगा, वो मानेगा नहीं। राहुल गांधी इसकी पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी की ये तैयारी हम लोगों को ध्यान में है क्या, क्योंकि भारत जैसे ही मजबूत होने की कोई बात करे किसी भी तरह से तो उस पर राहुल गांधी आ जाते हैं मैदान में। वो आ गए हैं मैदान में, आपको पता नहीं अभी खबर मिली कि नहीं मिली है, लेकिन वो आ ही गए होंगे। अब यहाँ ये जान लीजिए, तथ्य के तौर पर आपको लोग कहेंगे भाई एनवायरमेंटल का बड़ा खतरा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, उसने ऐसी सारी जो याचिकाएं थी उसको खारिज कर दिया है और क्या कहा, द प्रोजेक्ट was backed by sufficient safeguards and that there was no good ground to interfere। वो करेंगे, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है। भूपेंद्र यादव ने बताया सबसे बातचीत करके और सब कुछ हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी ये करेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो 1 लाख करोड़ का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये तो सूरत बदल देगा। ये तो, और ये 2023 में हाई पावर कमेटी बनी थी इसको एग्जामिन करने के लिए, और वो सब कुछ करने के बाद ये हुआ। जो NGT ने कहा था, फिर से मैं पढ़ देता हूं, वी फाइंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स इन द EC कंडीशंस, द रिमेनिंग इश्यूज फ्लैग्ड अर्लियर हैव बीन एड्रेस्ड बाय द हाई पावर कमेटी, गिवन द प्रोजेक्ट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वी सी नो ग्राउंड टू इंटरफियर। यानी जो कुछ आशंकाएं थी उस सब का भी निवारण हो गया, हाई पावर कमेटी ने उसको कर दिया। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई मार्च 2021 में, हाई पावर कमेटी बनाई गई 2023 में, हम ये सब लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सारी चीज़ों की राह में अलग अलग तरीके से बाधा डालने की कोशिश हो रही है। फिर से याद कर लीजिए, ग्रेटर निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ की परियोजना भारत की एनर्जी और मिलिट्री सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा है, चाइना को चेक में रखने का बहुत बड़ा है। और जब मैरीटाइम रूट्स दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ बन रहे हैं, ऐसे में हमारा अपना जो मैरीटाइम रूट है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी काम होती है। और जब पोर्ट और इस सब पर हमला होता है ना, तो दरअसल ये कोशिश वही होती है कि भारत के विकास की गति रुके। और मैं फिर कह रहा हूँ, अडानी पर कई बार इन वजहों से भी हमला होता है क्योंकि अडानी पोर्ट के मामले में दुनिया में बहुत बड़ा प्लेयर है। अडानी जाकर श्रीलंका में भी पोर्ट का काम करता है, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर करता है। और वो ऐसा नहीं कि भाजपा की सरकार, केरल में तो कम्युनिस्ट सरकार, लेकिन उनको पता है कि अडानी ही वो काम कर सकता है। इसको जरा समझिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई उद्योगपति है अगर कुछ गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म है, रेगुलेटर्स हैं, वो सब करेंगे, उसमें करना ही चाहिए। अंबानी, अडानी, कोई भी, उससे क्या मतलब। लेकिन अगर बार बार अडानी पर इस तरह से हमला हो रहा है तो उसके पीछे एक डिजाइन भी दिखता है। और ये जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या करने की कोशिश हो रही है, भी बहुत तरह की खबरें फैलाई जाएंगी, बहुत कुछ होगा। राहुल गांधी देखिएगा जल्द ही अपना बहुत बड़ा एजेंडा लेकर आएंगे, हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, कुछ हंगामा भी करें, ये सब भी होगा। इसलिए हमारे सामाजिक परिवार के सदस्यों को ध्यान में रहना चाहिए। थोड़ा बड़ा वीडियो बना करीब 20 मिनट का, लेकिन ये ज़रूरी था, इसकी डिटेल जानकारी साझा कीजिए, इसको देश के हर हिस्से तक पहुँचाइए, हर भारतीय तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।